सो वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 11 द फर्स्ट वॉल ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो जो रिवॉल्ट हुआ था 1857 का, ये एक लैंडमार्क है इंडियन हिस्ट्री का, जो फ्रीडम स्ट्रगल किया गया था। ठीक है, ये स्टार्ट हुआ था मई 10 1857 में। ठीक है, ये यूनिटी था ऑफ सोल्जर्स इन मेरठ। ठीक है, तो ये एक मेरठ के जो सोल्जर्स थे, वो लोगों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ अगेंस्ट विद्रोह कर दिया था। ठीक है, उसके बाद वो जो रिवॉल्टियन सोल्जर्स थे वो मर्च किए करके दिल्ली गए 11 मई को। और ये जो मर्च करके दिल्ली गए, ये जो था ना, Delhi was mute witness to band of the sepoys who crossed the river Yamuna and entered the Red Fort। वो क्रॉस किए यमुना को और फिर चले गए रेड फोर्ट में। ठीक है, वहाँ पे एक लास्ट जो मुगल एम्परर बचे थे, बहादुर शाह जफर टू, उनके पास गए और उनको बोले कि आप हमारा लीडरशिप संभालिए, तो आपको हम लोग एक टाइटल देंगे, शहनशाह हिंदुस्तान का आपको हम टाइटल देंगे। तो इंडियन सिपाही थे, जो इंडियन सोल्जर, इंडियन सिपाही हम लोग बोलते हैं या सिर्फ सिपाही बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो थे, ये लोगों ने दिल्ली को कैप्चर कर लिया और बहुत सारे इंग्लिश मैन, मतलब अंग्रेजी सैनिकों को मार दिया और बहुत सारे ये ऑफिसों को लूट लिया। फिर ये रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था इंडियन सोल्जर्स के वजह से, मतलब इंडियन सोल्जर्स ने ये रिवॉल्ट स्टार्ट किया था। ठीक है, जो सर्विस दे रहे थे वो अलग अलग ईस्ट इंडिया कंपनी के जगहों को, कोई मेरठ को दे रहा था, कोई बंगाल को दे रहा था। ठीक है, इट्स सुन स्प्रेड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री। ये अलग अलग पार्ट ऑफ कंट्री में फैल गया ये न्यूज़ की, ये हो रहा है। और इसमें अलग अलग सेक्शंस के सोसाइटी के लोग जुड़े, आर्टिस्ट लोग जुड़ गए, प्रीजेंट मतलब जो खेती बाड़ी करते हैं या जो कॉमन आदमी है वो सब जुड़ गए, सोल्जर्स थे, एजुकेटेड पढ़े लिखे इंडियंस थे। उसके बाद ठीक है, सब ने ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ने के लिए आए और बहुत सारे राजा लोग, रूलर्स भी ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ना चाहते थे। ठीक है, अपना हीरोइज्म दिखाना चाहते थे ब्रिटिश को, और इसमें हिंदू मुस्लिम सब ब्रिटिश को हराना चाहते थे। इतना ब्रिटिश से वो लोग परेशान हो गए थे। और इस जो हुआ था रिवॉल्ट, इसको ब्रिटिश लोग बोलते हैं अपराइजिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 या सिपाही म्यूनिटी। ये बोला जाता है ब्रिटेन में, ब्रिटिश लोग ये बोलते हैं, पर यहाँ के विद्यमान जो हिस्टोरियन लोग हैं इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं। ठीक है, ये इसमें फर्स्ट टाइम डिफरेंट सेक्शंस के लोग इंडियन सोसाइटी के जुड़े थे ब्रिटिशर्स को हराने के लिए। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश यहाँ पे पैर रखना, ब्रिटिश लोग का यहाँ पे पैर रखने का कारण, इंडियन सॉइल पे पैर रखने का ही कारण था कि यहाँ के वेल्थ को लूटना और यहाँ के इंडिपेंडेंस को छीनना। क्योंकि वो लोग कहते थे कि हम लोग रूल करने के लिए पैदल लिए हैं और हम लोग जो इंडियंस थे वो उनका बस रूल सहने के लिए पैदल लिए हैं। ठीक है, और इस ब्रिटिश का एम क्या था कि एक्सप्लॉइट करो, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करो। ठीक है, तो 1757 में इंडिया में बहुत सारी ब्रिटिश के साथ लड़ाई हुई, पर ब्रिटिश जीतता जा रहा था लड़ाई और अच्छा कंट्रोल बैठाया जा रहा था इंडिया पे। बट और यहाँ पे और यहाँ का इंडियन वेल्थ को लूट के इंग्लिश मतलब इंग्लैंड लेके चल जा रहा था, मतलब यहीं का पैसा उठा के इंग्लैंड लेके भाग जा रहा था। और पर 100 साल बाद, फाइनली 100 साल बाद इंडिया ने एक रिवॉल्ट किया, जिसने जो 1857 में हुआ, जिसमें a number of Indians revolted against एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ बहुत सारे इंडियंस रिवॉल्ट किए और ब्रिटिशर्स को बहुत हार्म पहुंचाए। उसके बाद काउजेज ऑफ रिवॉल्ट क्या थे, तो सबसे पहले आता है पॉलिटिकल काज। पर ये जो रिवॉल्ट था उसका आउटकम था कि लोगों में गुस्सा था, लोगों का खून खौल रहा था ब्रिटिश के अगेंस्ट।
जो इंडियन सिपाही थे उनका भी खून खौल रहा था ब्रिटिश के अगेंस्ट, मतलब वो लोग खुश नहीं थे ब्रिटिशर्स से, क्योंकि वो लोग ब्रिटिशर्स सब काम तो करवा लेते थे इंडियन सिपाही से, पर उनको कभी अवार्ड नहीं देते थे। ओ उसके बावजूद एक्सप्लॉइट बहुत ज़्यादा करते थे वो लोगों को, ठीक है। तो इसीलिए वो लोग खुश नहीं थे ब्रिटिशर्स के साथ। उसके बाद जो इंडियन रूलर्स थे इसमें भी जुड़े, जैसे बहादुर शाह जफर थे, तांत्या तोपे थे, रानी लक्ष्मीबाई थी, नाना साहेब थे, ये अलग अलग जगहों से, जैसे ग्वालियर के थे तांत्या तोपे, उसके बाद राना लक्ष्मीबाई हम लोग को पता है झांसी की थी, और नाना साहेब कानपुर के थे। ये लोग भी ब्रिटिशर्स के साथ अगेंस्ट लड़ना चाहते थे, क्योंकि इनको भी ब्रिटिशर्स का रूल पसंद नहीं था। उसके बाद कॉमन पीपुल दिल्ली, लखनऊ, ग्वालियर और अलग अलग प्लेसेस का भी इसमें जुड़ गए। उन लोग को अच्छी सैलरी मिलती थी, तब भी वो लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ना चाह रहे थे, क्योंकि वो बहुत एक्सप्लॉइट कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पे जो पॉलिसी तो एनेक्सेशन ऑफ डैल हाउसी का, ये बहुत ख़राब था। एनेक्सेशन का मतलब होता है कि दूसरे के किंगडम को जीत के ब्रिटिश या कोई और किंगडम में मिलाना, इसी को एनेक्सेशन कहते हैं। और एक और पॉलिसी डैन होमले ने ही लाया था, बहुत बदमाश था ये, इसने लाया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब होता है जिस किंग के पास उसका अपना ओन हेयर्स नहीं है, मतलब अपने खुद के संतान या बच्चे नहीं हैं, वो अडॉप्ट नहीं कर सकता दूसरा बच्चों को थ्रोन पे बैठाने के लिए। और वो राजा मर गया तो ब्रिटिशर्स के पास चल गया, ऑटोमेटिकली उसका जो राजपाट था वो ब्रिटिशर्स के पास चल जाएगा। कोई बैठने के लिए है ही नहीं राजगद्दी पे, तो कौन बनेगा राजा। आगे है ये, यही सब था। अब ब्रिटिशर्स इतने बदमाश, जो राजा को पेंशन मिलती थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, वो भी वो लोगों ने बंद करवा दिया। इससे भी ब्रिटिश ये जो इंडियन किंग्स थे बहुत ज़्यादा गुस्सा में थे ब्रिटिशर्स से। उसके बाद ब्रिटिशर्स बहुत सारी ट्रीटी साइन किया बहुत सारे नवाब राजाओं के साथ, फिर बाद में उसको खुद ही तोड़ दिया एज पर दी कन्वर्सेशन, ठीक है। उसके बाद उसने सब्सिडरी अलायंस बनाए 1801 में। सब्सिडरी अलायंस मैंने आपको बहुत बार बताया है, क्या पर मैं एक बार और फिर आपको बताता हूँ सब्सिडरी अलायंस क्या होता है। सब्सिडरी अलायंस ये होता है जिसमें ब्रिटिशर्स अपना आर्मी दूसरे राजा को प्रोवाइड कर देती है, और उस राजा को ब्रिटिशर्स को फॉर मेंटेनिंग देयर आर्मी, ब्रिटिशर्स की जो आर्मी है उसके लिए वो लोग ब्रिटिशर्स पैसे लेते थे इंडियन रूलर्स से, और एक रेसिड्यूअल को भी बैठाते थे उसी राजा के कोर्ट में, और उसके नियम, मतलब उसका जो नियम होगा उसी के हिसाब से राजा भी काम करेगा। मतलब इससे राजाओं की, नवाब की पावर घट गई। तो यहाँ पे दिख रहा है नवाब वाजिद अली, ठीक है। नवाब वाजिद अली को अब करना पड़ा क्योंकि सब्सिडरी अलायंस बनाया था, तो परमानेंट हो गई उसके रूल में, मतलब उसका किंगडम में ब्रिटिश आर्मी। उसके बाद उसको पे भी करना पड़ता था मेंटेनेंस के लिए। उसके बाद जो रेसिडुअल जो यूरोप और दूसरा किसी को अपना ये मतलब अपना निर्णय वो नहीं ले सकता बिना वो रेसिडुअल के पूछे बिना, ठीक है। अपना वो निर्णय नहीं ले सकता है, इससे उसका पावर बहुत ज़्यादा, यहाँ पे लिख रहा है, इससे रिड्यूस हो गया था पावर नवाब्स का, ठीक है। उसका ग्रेजुअली द इंडियंस लॉस ऑल एंड ब्रिटिश, ठीक है। इससे इंडिया में जो पावर था वो ब्रिटिश के हाथ में जाने लगा। उसके बाद जो अवध था, जो इतने सालों तक, एक सेंचुरी तक ब्रिटिश का दोस्त था, उसको भी ब्रिटिशर्स ने नहीं बख्शा, ठीक है, नहीं बख्शा। उसको भी एनेक्स्ड कर ही लिया लास्ट में, यहाँ पे दिख रहा है। और तर्क क्या दिया, सुनिए तर्क क्या दिया कि यहाँ की गवर्नेंस अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो हम लोग यहाँ पर एनेक्स्ड कर रहे हैं। और जो नवाब था उसको भगा के कलकत्ता भेज दिया गया, और बेगम नुसरत महल को वहाँ का बना दिया गया रूलर अवध का, वो फीमेल थी। और इससे अदर रूलर शॉक हो गए कि भाई तुमने अपने दोस्त को नहीं छोड़ा तो तुम दूसरों को क्या छोड़ोगे। उसके बाद ये लॉर्ड
हेमरे जो थे वो अपॉइंट हुए थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1848 में। 8 साल का उन्होंने जो अपना दिया था, मतलब क्या बोल सकते हैं, 8 साल तक वो गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश के तरफ से। वो 8 साल में ब्रिटिशर्स को उन्होंने इतना फ़ायदा पहुंचाया, इतना फ़ायदा पहुंचाया ना। कैसे फ़ायदा पहुंचाया, एक्सपैंड बहुत किया ब्रिटिश पावर को इंडिया में। ठीक है, आगे है तो हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक काउजेस। तो ठीक है, दो देखते हैं क्या। द पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रीजनल इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, तो जो यहाँ जो ये लोग इकोनॉमिक काउजेस, इससे जो इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम था वो बहुत ख़राब हुआ, जिससे इंडियंस के मन में बहुत ये थी, मतलब गुस्सा था ब्रिटिश के खिलाफ। आगे देखिए क्या लिखता है। द जमींदारी सिस्टम एक्सप्लॉयड द प्लीजेंट हुज वेयर फोर्स टू ग्रो एनी दोज क्रॉप्स दैट ब्रिटिश इंडस्ट्री रिक्वायर्ड। तो ये क्या बोलते हैं, जमींदारी सिस्टम के द्वारा प्लीजेंट को एक्सप्लॉइट किया जाता था, जिसमें प्लीजेंट्स को कहा जाता था कि जो ब्रिटिश चाहती है वही क्रॉप उगाओ, और कोई क्रॉप नहीं लगाना है जो इंडस्ट्रियल यूज़ में आएगा। तो देख सकते हैं ब्रिटिशर्स कितनी बुरी थी। दे वे और वो लोग रेवेन्यू नहीं दे पाते थे तो उन लोगों को टॉर्चर किया जाता था या जेल में डाल दिया जाता था। तो देख सकते हैं ब्रिटिश में दिल ही नहीं था, दरिया दिल ही नहीं था। और यहाँ का जो इंडस्ट्रियल गुड था उसको भी ये लोगों ने बर्बाद कर दिया। वो लोग ब्रिटेन से मशीन मेड सामान लाते थे और यहाँ पे आके बेचते थे। और यहाँ क्या किया उन लोगों ने, वहाँ का सामान जो लेके आते थे वो चीप दामों में बेचते थे, पर यहाँ के सामानों पे इतना उन लोगों ने टैक्स लगा दिया कि इंडियन राजा भी खरीदने के लिए उस सबसे डरने लगा कि ये तो लोग तो इतना चीप बेच रहे हैं और ये लोग पे इतना टैक्स ही है कि हम लोग कैसे खरीदें। तो यही सब प्रॉब्लम हुआ था, जिससे यहाँ का इंडियन मार्केट ठप हो गया, मतलब बर्बाद हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। और यहाँ का जो इंडियन इंडस्ट्री था, जो हैंडमेड सामान बहुत फेमस था, वो सब भी ख़राब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। और लोग यहाँ के प्लीजेंट आर्टिस्ट लोग यहाँ पे हो गए बेरोज़गार। ठीक है, उसके बाद whenever the principal state were annexed, the British got free rent free land and huge amount of money। ठीक है, तो जो एरिया ये लोग एनेक्स्ड करते थे, मतलब अपने में मिलाते थे, वहाँ से ये लोग बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ मनी लेते थे। A common man इससे कॉमन पीपल फेस्ड एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। इतना पैसा ही ले लेते थे वो राज से कि यहाँ के जो लोग थे कॉमन मैन वो पुअर हो जाते थे, एम्प्लॉयड मतलब बेरोज़गार हो जाते थे। उसके बाद अब देखिए, जब अवध को ये लोगों ने कैप्चर किया, मतलब अकर्ट किया, मतलब अपने में मिलाया, तो ये लोगों ने क्या किया, यहाँ के जो नवाब ऑफिसर्स थे उस सबको भगा दिया, डिसमिस कर दिया। और यहाँ के 6,000 प्रोफेशनल सोल्जर को, सॉरी 60,000 प्रोफेशनल सोल्जर्स को भी हटा दिया गया। ठीक है, डिसबैंडेड कर दिया गया, मतलब भगा दिया गया, और उन्होंने अपना लाइवहुड लॉस कर दिया। उसके बाद सोशल और रिलीजियस कॉजेस थे, कुछ सोशल और रिलीजियस कॉजेस थे। क्या था कि ब्रिटिशर्स ना हिंदू को स्पेशली बहुत परेशान कर रहे थे सोशली और रिलीजियसली। ठीक है, तो देखते क्या कर रहे थे। दिस सोशल रिफॉर्म बाय द ब्रिटिशर वेयर कंसिडर्स एन इंफेरेंस इन द कस्टम एंड ट्रेडिशंस ऑफ द हिंदूज। ये लोग इंटरफेरेंस बार बार कर रहे थे हिंदू के जो जाति प्रथा या जो जो चीज़ था वहाँ पे, वो सब में ये लोग इंटरफेयर बहुत ज़्यादा कर रहे थे। और ये लोग और इसके लिए बहुत सारे इंडियन से इसका अपोज भी किया कि जो ब्रिटेन का एजुकेशन है वो ख़राब है, वो यहाँ का जो ट्रेडिशन है उसको ख़राब कर रहा है। और ये लोग कंटिन्यूसली इंडियंस को क्रिश्चियन बना रहे थे, हिंदू को क्रिश्चियन बना रहे थे। और क्या था मैं आपको बताता हूँ, ये था कि जो हिंदू क्रिश्चियन बन गया वो उसको अपना मतलब पापा मम्मी का प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा,
ऐसा हिंदुओं का मानना था, पर इस रूल को हटा दिया, मतलब इस लॉ को हटा दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। और ब्रिटिशर्स ने बोला कि जो क्रिश्चियन बनेगा उसको भी प्रॉपर्टी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, उसके बाद देखिए, द स्प्रेड ऑफ रेलवे क्रिएट फर्दर फेयर अमंग द पुअर एंड द इलिटरेट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी दैट कुड लॉस देयर कास्ट। ये लोग क्या किए, रेलवे सिस्टम निकाल दिए। अब उस समय तो मानते थे कि बड़ा लोग छोटे जात वाले लोगों के साथ नहीं बैठ सकते, वाले बड़े जात वाले लोग छोटे जात वाले लोग के साथ नहीं बैठ सकते। इससे डर बन गया था कि हम लोग अपना धर्म को नहीं खो दें। और ये इंडियंस को अलाउ नहीं था कि वो लोग फर्स्ट क्लास एसी में बैठ के जाएं, ठीक है। और जो कन्वर्जन द कन्वर्टेड इंडियंस वेयर अलार्म बाय द स्प्रेड बाय द वेस्टर्न कल्चर्स एंड ये क्या बोलते हैं, इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। मतलब इंडिया में जो ये कन्वर्जन हो रहा था हिंदूज का, वो लोग का अपोज भी किया जा रहा था, पर इतना ज़्यादा कोई अपोज नहीं कर पाया। ब्रिटिशर्स को लड़काना था, इसका मतलब वो ज़्यादा अपोज करोगे तुम लोग तो। उसके बाद और वो लोग अपने आप को सुप्रीम कर समझते थे कि भाई हम हैं और कोई है ही नहीं। और यहाँ पे ठीक है, वो लोग अपने आप को कंसिडर देमसेल्फ सुप्रीम, ठीक है, अपने आप को सुप्रीम समझते थे। दी जुडिशियल सिस्टम बेस्ड ऑन दी प्रिंसिपल इक्वल टू दी, हाँ ठीक है। और यहाँ जो जुडिशरी निकाला था ब्रिटिशर्स ने, वो जुडिशरी इतनी खराब जुडिशरी, सिर्फ ब्रिटिशर्स के जो प्रिंसिपल ब्रिटिशर्स ने डाला था, मतलब ब्रिटिशर्स के अच्छाई के लिए जुडिशरी सिर्फ काम करती थी, यहाँ के बुराई के लिए काम करती थी। जुडिशरी भी यहाँ की बहुत ख़राब थी। अब देखो मिलिट्री काउजेस क्या था। तो मिलिट्री काउजेस में आपको मैं बता दूँ, जो इंडियन सिपाही था वो लोग को बहुत एक्सप्लोर किया जाता था कि हम लोग जानते हैं कि इंडियन सिपाही के वजह से ये लोगों ने इस्टेब्लिश किया इतना बड़ा एरिया इंडिया में, ठीक है। पर ये लोग इसको अवार्ड्स नहीं देते थे इंडियन सिपाही का उस, और ये लोग को एक्सप्लॉइट किया जाता था, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था इंडियन सोल्जर और ब्रिटिश सोल्जर के बीच, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए क्या कह रहा है कि जो हाईएस्ट सैलरी जो इंडियन सिपाही को दे जाता था, जो सूबेदार होता था, सूबेदार हम लोग जानते हैं क्या होता है, सूबेदार होता था, वो इतना कम था, वो सैलरी इतना कम था जितना कि जो एक नया मिनिमम सैलरी ऑफ एक नया यूरोपियन है सोल्जर का। मतलब यहाँ में सैलरी में भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। जो नए नए सोल्जर्स थे ब्रिटिश के, जो ब्रिटिश में पैदा लिए थे, वो लोगों को ज़्यादा सैलरी दी जाती थी, और जो पुराना इंडियन सिपाही भी था उसको भी कम सैलरी दी जाती थी। उसके बाद एक्ट ऑफ 1856 मेड इट कंपनी फॉर न्यू इंडियन, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए क्या हुआ कि जो एक्ट था 1856 में, ये लोग इंडियन सोल्जर्स को बाहर भेजते थे युद्ध के लिए, जैसे बर्मा भेज देते थे, इंग्लैंड भेज देते थे, और भी कोई कोई जगह पे भेज देते थे। और ब्रिटिश और हिंदू रिलीजन के हिसाब से जो हिंदू इंडिया से बाहर चल गया, वो अपना कास्ट को खो दिया, ठीक है। तो वो लोग का फीलिंग भी हर्ट होता था इससे, पर तब भी वो लोग को ये ब्रिटिशर्स का वो लोग तब भी मदद करता था, और तब भी ब्रिटिशर्स उन लोग को एक्सप्लॉइट करते थे, मतलब उनको बेइज्जत करते थे। उसके बाद इमीडिएट काउजेस, ठीक है, इमीडिएट काउजेस बहुत ही अच्छा है, इसमें बहुत अच्छा जवाब दिया है ब्रिटिशर्स को इंडियंस ने। देखिए कैसे, तो एक नया राइफल आया था, ठीक है, जिसका कार्टिलेज पे एक पेपर टाइप का लगा हुआ था, ग्रिप्ड पेपर टाइप का लगा हुआ था। कई लोगों ने कहा कि ये बीफ और पिग फैट से बना हुआ है। बीफ मतलब गाय की चमड़ी, और ये पिग फैट मतलब सुअर की चमड़ी से बना हुआ है। और ये दोनों ही हिंदू के लिए गाय पवित्र है, और मुस्लिम के लिए गाय क्या बोल सकते हैं, पिग जो सुअर है वो हराम है, ठीक है। और इसको क्या किया जाता था,
इसको मुंह से बाइट करके जो वो पेपर का कवर था, उस पेपर कवर को मुंह से काट के हटाया जाता था। फिर उस कार्टिलेज को गन में गदार के लोड किया जाता था। मतलब मुंह में गाय का मांस या सुअर का मांस उन लोग को लेना पड़ता। तो ये क्या थे, मंगल पांडे के बारे में पढ़ेंगे। ऑन मार्च 29 1857 एट बैरकपुर नियर कलकत्ता, मंगल पांडे ने मना कर दिया कि भाई, मंगल पांडे के यंग बॉय थे, यंग सिपॉय थे, उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं यूज़ करेंगे। और ये वो बंगाल रेसिमेंट के थे, ठीक है, बंगाल रेसिमेंट के थे, रिफ्यूज़ कर दिया कि हम ये कार्टिलेज नहीं यूज़ करेंगे। और एक कमांडर को शूट कर दिया, मतलब मार दिया उन्होंने। तो उनको अरेस्ट कर लिया गया और लास्ट में उनको मार भी दिया गया। पर इससे बहुत सारे सिपाही स्टार्ट कर दिया रिवॉल्ट करना। बस ये बात पूरा फैल गया कि मंगल पांडे को मार दिया गया, मंगल पांडे को मार दिया गया। इस बात से बहुत सारी जगहों पे गुस्सा लोगों में आया और लोग ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ने लगे। इसीलिए मंगल पांडे को कहा जाता है कि उन्होंने ही स्टार्ट किया था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का, क्योंकि मंगल पांडे के मरने के बाद ही लोगों में गुस्सा ब्रिटिशर्स के खिलाफ और बढ़ा था। अब यहाँ पे एक मैप है, इसको आप देख लीजिएगा ध्यान से। अब आगे आयो, कोर्स ऑफ द रिवॉल्ट क्या था, ठीक है, रिवॉल्ट का कोर्स क्या था। यहाँ पे एक ड्यूनो है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। पहले ये पढ़ ले। जो इंडियन सिपॉय थे ब्रेक आउट इनटू अ ओपन रिवॉल्ट एट मीरठ इन अप्रैल 1857, ठीक है। तो ये जो रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ तो मेरठ में स्टार्ट हुआ था 1857 में। वो लोगों ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम लोग नहीं कार्टिलेज को छुएंगे, उसका वो मांस से बना हुआ है गाय और सुअर के, ठीक है। तो वो लोगों को कोर्ट मार्शल कर दिया गया और 10 साल का, और कोई को तो 10 साल का जेल भी कर दिया गया। पर ये, ठीक है, द रेजिमेंट ऑफ इन मीरठ रिवॉल्ट ऑन May 10, 1857, ठीक है। तो ये जो मीरठ का जो रेजिस्टेंस के लोग थे, सिपाही थे, वो लोग ने रिवॉल्ट किया अगेंस्ट ब्रिटिश। और जो अपने बंदों को, मतलब लोगों को, जो और सिपाही को लोगों ने जेल में बंद कर दिया था, जेल तोड़ दिया और रिलीज कर दिया वो लोगों को। फिर वो मर्ज करके दिल्ली गए, हम लोग पढ़े थे मई 11 को। ये सब डेट सब याद कर लीजिएगा, ये सब आता है एग्ज़ाम में। और चले गए ये लीडर लोग के थे जो बहादुर शाह जफर टू के पास। अब यहाँ पे एक ड्यूनो है, ये ड्यूनो हम लोग पढ़ लेते हैं। कुंवर सिंह द 80 years ओल्ड ये लैंडलॉर्ड ऑफ जमशेदपुर, ठीक है, ये लैंडलॉर्ड थे जमशेदपुर के, 80 वर्ष के थे, ठीक है। ये 80 साल की उम्र में इस रिवॉल्ट में जुड़े थे। एक एब्सोल्युटली बहुत बढ़िया मिलिट्री लीडर थे। ये बिहार से थे, वेस्टर्न बिहार से थे। आगे आओ, यहाँ पे आप देखो, द रिवॉल्ट दैट स्प्रेड टू अदर पार्ट। और ये रिवॉल्ट अलग अलग जगहों पे फैल गया। जो नाना साहब थे कानपुर के, और उनका जनरल तांतिया तोपे एंड क्या बोलते, बेगम नजरत महल इन अवध, रानी लक्ष्मी भाई, ये सब रिवॉल्ट जो हो रहा था, ये सब में जुड़ गए, ये सब रूलर सब। और ये रिवॉल्ट और भी जगह फैला, जैसे बनेरी, आगरा, बनारस एंड अदर प्लेसेस, ठीक है। दी सिख लीडर इन पंजाब और निज़ाम ऑफ हैदराबाद, और ये सब लोगों ने इस रिवॉल्ट में जुड़ने से मना कर दिया। मतलब ग्वालियर के जो राजा थे, निज़ाम जो थे, और पंजाब के जो लीडर्स थे, जो सिख लीडर्स थे, वो लोगों ने मना कर दिया कि हमको ये रिवॉल्ट से कोई मतलब नहीं है, हम नहीं जुड़ेंगे रिवॉल्ट में। और मद्रास और बॉम्बे में रेजिडेंसी में भी ये बात फैली थी। मतलब वो लोग के भी सिपाही को ये बात पता चल गया था, पर वो लोग ने भी इसमें नहीं जुड़ा। और अफ़गान और गुरखास तो रिमेन रॉयल रहे ब्रिटिश के ही लिए।
उसके बाद द रिवोल्ट वाज स्टार्टेड बाय द इंडियन सिपाही ने ये रिवोल्ट स्टार्ट किया था, बट द पार्टिसिपेंट ऑफ द प्रिजन एंड द आर्टिजन गिव्स द रिवोल्ट इट्स रियल स्ट्रेंथ। मतलब इसमें सिर्फ सिपाही नहीं थे, इसमें आर्टिस्ट लोग भी थे, प्लीजेंट भी थे। इसी के वजह से जो ये रिवोल्ट था इसको अपना असल मतलब मिला। इसमें हिंदू मुस्लिम सारे दोनों सोसाइटी के लोग थे, ठीक है, कि हम लोग को ब्रिटिश से लड़ना है। पर इस रिवोल्ट को भी ब्रिटिश ने लास्ट में दबा दिया, कुचल दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट इस वीडियो के पार्ट 2 में, ठीक है। तो हम लोग पार्ट 1 में यहाँ तक पढ़े हैं। अब बस हम लोग को सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट पढ़ना है, उसके आगे कुछ टॉपिक्स और बस हम लोग का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे इसके पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।